अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। दरअसल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उस एनर्जी को कहा जाता है जो किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट में रिकॉर्ड होती है। एक रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, वो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन अभी नहीं कर रहे, तो उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो रिएक्शन अंजाम दे सकें, उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। मज़ीद इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एक बैरियर भी कहा जाता है। बैरियर इसलिए कि जब तक वो रिक्वायर्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हासिल नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन नहीं अंजाम दे सकें। एक मॉलिक्यूल है जिसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाकर उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, तब जाकर वो रिएक्शन करेंगे। तो ये एक बड़ी बैरियर है, एक बड़ा रुकावट है। जब तक इसका हुसूल नहीं होगा, उस एनर्जी का, उस रिक्वायर्ड तादाद का हासिल नहीं होगा, तब तक रिएक्शन हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पर कुछ सवालात का भी जिक्र है और फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ मौजूद है और इस पैराग्राफ में एक सवाल का जिक्र किया जा रहा है कि जो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस हैं, यानी वो रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो जाते हैं, वो रिएक्शंस स्लो रफ्तार में क्यों होते हैं, जबकि एंजाइम के आने की वजह से वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होते हैं। लेकिन एंजाइम्स की एब्सेंस में उनका इतना ज़्यादा रैपिड रेट नहीं देखने को मिलता, इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार नहीं देखने को मिलती एंजाइम की गैर मौजूदगी में, जबकि एंजाइम्स के आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कैटालाइसिस में चले जाते, वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से हो रहे होते हैं। तो एंजाइम किस तरह से रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम कर रहा है। मजीद आगे के सारे पैराग्राफ इसी सवाल के जवाब में दिए गए हैं कि जब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की सूरत इख्तियार करेगा, यानी एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की जब शक्ल इख्तियार करेगा, तो उस दौरान लाजमी होगा कि रिएक्टेंट के अंदर मौजूद बॉन्ड टूटें, रिएक्शंस में चेंजेस आएँ। रिएक्शन में चेंज तभी आएंगे जब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वो एक नए मॉलिक्यूल की सूरत इख्तियार करेगा। और उस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए होगा। जो बॉन्ड होंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। तो सफिशिएंट एनर्जी होगी तब जा कर के उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, तब जा कर के उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे। और उस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। मज़ीदा यही बयान किया जा रहा है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कम से कम एनर्जी होती है जो किसी मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी जितनी एनर्जी में मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कभी कभार ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जो मॉलिक्यूल्स को रिएक्शंस करवा रही है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलवाएगी, जिस वजह से फिर मॉलिक्यूल्स आगे चल करके केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि केमिकली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। मज़ीद लिखा हुआ है कि जो नॉन लिविंग सिस्टम होता है, यानी कि जो बॉडी के बाहर के रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर हीट का इस्तेमाल होता है। आप केमिस्ट्री में भी अक्सर देखते हैं कि एक तरफ रिएक्टेंट है और बाद में उसमें से प्रोडक्ट बना, तो ऊपर जो है डेल्टा का साइन जो है वो मौजूद होता है, या हीट का जो है वर्ड लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि इसके दौरान हीट को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हीट जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, तो इस तरह से वो रिएक्शन जो है फास्ट करेंगे। तो हीट यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर यूज़ हो रही है, यानी हीट वो एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करके हम मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, रिएक्शन को तेज़ कर रहे हैं। लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर, यानी कि जानदारों के अंदर, हम हीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हीट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो सेंसिटिव टू हीट होते हैं। हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट के आने की वजह से टूट सकते हैं, तो हमारी बॉडी हीट का इस्तेमाल नहीं करेगी उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए, बल्कि हमारा सिस्टम एक और तरीका इस्तेमाल करेगा, वो होगा डिक्रीज़ कर देना उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। यानी एक मॉलिक्यूल जो चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड कर रहा था, हम कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो एंजाइम्स रिएक्शंस को तेज़ करते हैं बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ही कम कर दें। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी पर एक्टिवेट होना था, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती तब जाकर रिएक्शन करना था, लेकिन वही मॉलिक्यूल कम एनर्जी में भी रिएक्शन कर लेगा। तो इस तरह से एंजाइम्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं। यही बात लिखी हुई है कि एंजाइम्स जो है रिएक्शन के दौरान एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं। इस चार्ट के अंदर दिखाया जा रहा है, ये ऊपर की लाइन बता रही है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये रिएक्शन की प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, कंटिन्यूटी रिएक्शन में है या रिएक्शन बंद हो चुका है। ऊपर का लाइन ये दिखा रहा है
कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तब रिएक्शन होगा। लेकिन ये नीचे वाला लाइन दिखा रहा है कि कम एनर्जी पे भी रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो नीचे वाला लाइन है ये बता रहा है एंजाइम्स की मौजूदगी को, कि एंजाइम्स आएगा तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट में भी रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर डाउन कर देते हैं एंजाइम्स, ताकि कम एनर्जी में भी रिएक्शन हो सके। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बयान की गई है और उसमें बताया गया है कि एंजाइम जो है किस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम है, ये एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है जो कि है ए के साथ रिएक्शन करके ये फिलहाल फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहा, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है जिसको हम ए कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं या फिर एक ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल कह रहे हैं। अब ये जो ए और ई जब आपस में जुड़े हैं तो ए के अंदर ये कुछ चेंजेस ला लेता है एंजाइम, जिसकी वजह से जब ए आगे चल कर के बी के साथ जुड़ेगा तो इन दोनों के जोड़ने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ये डिक्रीज कर देता है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके, ताकि कम एनर्जी के अंदर भी रिएक्शन हो सके। तो इस तरह से फिर ये ए बी के साथ जुड़ चुका होगा और एंजाइम जो है वो अलग हो चुका होगा। तो इस तरह से एंजाइम जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि जो एंजाइम होता है वो एक तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करता है और दूसरा एनर्जी पोर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करता है। एनर्जी रिच यानी जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और एनर्जी पोर जिसमें कम एनर्जी है। अगर मिसाल एंजाइम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी एक आरजी मॉलिक्यूल बनाता है। एंजाइम और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के जुड़ने से मिसाल एक आरजी मॉलिक्यूल बना। एंजाइम से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स में चेंजेस ला देगा, जिस तरह से फिर उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब वो एनर्जी पोर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ेगा। तो एंजाइम और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आपस में जुड़े एक कॉम्प्लेक्स बना, वो कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और एनर्जी पोर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा। इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा, जो कि एनर्जी रिच और एनर्जी पोर मॉलिक्यूल के जुड़ने के नतीजे में बना, और एंजाइम जो है अलग हो जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि अगर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की कम होगी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक कॉम्प्लेक्स कम एनर्जी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, एक मॉलिक्यूल जो है कम एनर्जी के अंदर रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आसपास मौजूद जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो एंजाइम के साथ में जुड़ सकते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाएगी और इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकेंगे। तो इस तरह से एंजाइम जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं, वो कुछ ऐसे बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हैं जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है डिक्रीज हो जाती है। और मज़ीद लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक रिएक्टेंट है और दूसरा ये रिएक्टेंट है तो इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वजन 2 होगा, यानी कि उनके अंदर जो तादाद है उसमें फ़र्क नहीं आ रहा, प्रोडक्ट हमेशा उनके इक्वल ही रहेगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, रिएक्टेंट ज़ाया नहीं होंगे, वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में बदल चुके होंगे। एंजाइम जो है इस दौरान एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करने का काम कर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।